जय हिंद साथियों, दिस इज शालिनी शर्मा। स्वागत करती हूँ आपका डिफेंस स्क्वाड 0.1 पे। जैसा कि हमने पिछले सेशंस में एनसीईआरटी क्लास 11th ही कवर कर रहे थे और उसमें चैप्टर 3 तक अपना कंप्लीट हो गया और आज चैप्टर 4 की बारी है। और हम साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि यूपीएससी में एनडीए सीडीएस और रेलवेज में कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट के साथ टॉपिक के साथ जस्ट उस टॉपिक के रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी हम साथ ही साथ सॉल्व कर रहे हैं और उनका जो सॉल्यूशन है उनको भी एनालाइज कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से कैसे बन रहे हैं और आगे कैसा आपके एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इन सारी चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं। तो आज हमारी बारी है क्लास 11th के चैप्टर 4 की। तो आज हमारा पार्ट 4 है जिसमें हम इसको कवर करेंगे। पार्ट 4 है एंड ये बुक आप देख पा रहे होंगे, इस बुक को हम कवर कर रहे हैं। क्लास 11th की ये इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट की बुक है एंड अभी तक हम चैप्टर 1 कवर कर चुके हैं। इंडियन इकोनॉमी 1950 भी कवर कर चुके हैं जो चैप्टर 2 है, और चैप्टर 3 कवर कर चुके हैं। और आज हमारे चैप्टर 4 की बारी है जिसको हम पार्ट 4 में कवर कर रहे हैं इस सीरीज़ के सेशंस में। तो हम आज कवर करेंगे कि पॉवर्टी क्या होती है इंडिया के अंदर, क्या रीजंस हैं जिससे कि पॉवर्टी है, किस कारण से कोई व्यक्ति गरीब बनता है। तो ये सारे व्हाट वाई हु कैसे सारी पॉइंट्स को हम कवर करेंगे पॉवर्टी के। देन उसके बाद वो चैप्टर हम ऐसे ही बैक टू बैक हम सेशंस लेकर आ रहे हैं, एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी एग्ज़ाम्स पास आते जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी इकोनॉमी की। भले ही कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लेकिन वो क्वेश्चंस आप अगर 10-15 मिनट में डेली पढ़ के कवर कर पाओ और फिर उनको क्यों छोड़ा जाए, तो इसलिए आपके ये इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में, एंड तक बने रहें आप। पॉवर्टी चैप्टर 4 है, तो कॉन्सेप्ट, मेजरमेंट, ट्रेंड एंड पॉलिसी, सारी चीज़ों को हम इसके अंदर कवर करेंगे इंडिया के। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ही देखिए रखा है आप मेजर चैलेंजेस। क्या चैलेंजेस हैं? द पॉवर्टी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसरिंग चैलेंजेस फेसिंग इंडियन सिंस इंडिपेंडेंस। इट द स्टेट deprivate the where individual cannot afford minimum standard of living। जैसे हमें मालूम है कि हम एक कॉलोनी रहे हैं ब्रिटिश इंग्लैंड की, और उसके बाद जब हमें आज़ादी मिली 1947 में, तो उसके बाद हमारी जो हालत थी बहुत ही ज़्यादा बेकार थी, क्योंकि इतने सालों तक जो अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ पे जो ब्रिटिश थे उन ब्रिटिश कंपनी ने हमसे सारी चीज़ें ले ली थी। हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना पैसा था, ना रॉ मटेरियल था, और ना ही एग्रीकल्चर फील्ड इतना अच्छा बचा था, क्योंकि उन्होंने हमने पिछले सेशंस में एग्रीकल्चर वाला सेक्टर कंप्लीट किया था कि कैसे वो सिर्फ और सिर्फ इंडस और जूट और कॉटन ही उगा रहे थे। तो हमारे पास फूड ग्रेन कोई नहीं था, तो हम सभी तरीके से डाउनफॉल में चले गए थे। तो उस टाइम पे जो गरीबी थी एक पीक पर थी, सब लोग गरीब थे। कुछ ही % लोग थे जो अमीर थे, या फिर बोलो जो राजा महाराज थे, या फिर जमींदार थे। तो कुछ लोग थे जो ठीक थे, लेकिन ज़्यादातर लोग हर चीज़ से ग्रसित थे, जैसे बीमारी, गरीबी, भुखमरी, सभी चीज़ों से। तो हम आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है अपना, इस पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या होती है। द inability to fulfill the minimum requirement of the life include the food, cloth, house and education and health। जैसा कि हमने ये सेम डेफिनेशन क्लास 10th और 9th में भी पॉवर्टी की पढ़ी है। उसमें भी पॉवर्टी वाला एक छोटा सा चैप्टर के अंदर ही एक टॉपिक था, बट क्लास 11th में आते ही ये पूरा एक चैप्टर बन गया कि पॉवर्टी क्या है इंडिया के अंदर। तो जिसके पास खाने के लिए, रहने के लिए और पढ़ने के लिए कुछ ना हो, वो अपनी जो डेली की दिनचर्या होती है, डेली जो उसकी बेसिक पॉइंट्स होते हैं उनको भी फुलफिल नहीं कर पाता, उसको हम गरीब कहते हैं। ये एक डेफिनेशन है जो कि वर्ल्ड बैंक के थ्रू दी गई है। एंड इसके दो कॉन्सेप्ट हैं पॉवर्टी की, एक तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है, दूसरी रिलेटिव पॉवर्टी होती है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है? जो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन लिविंग होते हैं, जो पॉवर्टी लाइन होती है, उनको फिक्स मिनिमम सफिशिएंट लेवल रिलेटिव डेवलपमेंट कंट्री लाइक इंडिया। जैसे इंडिया के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की, और उसमें से कुछ पॉपुलेशन है जो कि एक पॉवर्टी लाइन बना के रखी है, उससे नीचे है, उसे हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। एंड रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? इनइक्वालिटी होना
या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में इनक्वालिटी होना, जैसे कि अब देखते हैं कि लेडीज़ को जेंडर वाइज जो पेमेंट होती है वो काफ़ी हद तक पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था उसमें कि महिला है तो उसको जो पेमेंट है वो कम दी जाएगी, क्योंकि वो ऐसा माना जाता था कि वो एक जो मेल है उसके बराबर काम नहीं कर सकती, उतनी उस जितनी मेहनत नहीं कर सकती, इस वजह से उसे पेमेंट कम दी जाती थी। तो इसको भी हम एक रिलेटिव पॉवर्टी कहेंगे, क्योंकि भाई वो काम उतना कर रही है लेकिन उसको पेमेंट नहीं दी जा रही है, तो ये इनइक्वालिटी हो गई। तो इनइक्वालिटी होना पेमेंट इनकम में, रिच और रिच होते जा रहे हैं, पुअर और पुअर होते जा रहे हैं, तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा रिलेटिव पॉवर्टी का। इससे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल में पूछा गया है एंड यूपीएससी में भी पूछा गया है, सीडीएस 2018 में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच टाइप ऑफ द पॉवर्टी इज मोस्ट रिलेवेंट स्टडिंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी कौन सी देखी जाती है, तो आपकी एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। एंड व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक रिलेटिव पॉवर्टी, कैरेक्टरिस्टिक प्राइमरी क्या होती है पॉवर्टी की, तो आपकी इसमें इनइक्वालिटी इनकम होना, ये आपकी प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक होती है। थर्ड है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉवर्टी ट्रैप, क्या होता है कि कोई व्यक्ति है कि पॉवर्टी की ट्रैप में कैसे फंसता जाता है, ये पूछा गया है। तो इसमें होता है कि लो इनकम लीडिंग टू लो सेविंग एंड लीडिंग लो इन्वेस्टमेंट हस्त पर, जैसे कि कोई व्यक्ति है वो कम कमा पा रहा है, कम खर्च कर पा रहा है, और जो सेविंग्स है वो कर ही नहीं पा रहा है, तो ये एक पॉवर्टी ट्रैप है। वो हर महीने हर साल ऐसे ही फंसता जाएगा, तो वो एक ट्रैप हो गया, उसमें फंसता जा रहा है, तो यही आपके सीडीएस में पूछा गया। एंड हु कंस्टिट्यूट द पुअर, इसमें पूछा है कि कौन है कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द पुअर, तो आपका इसमें अर्बन और रूरल, ये मैंने आपको पिछले सेशंस में उस टॉपिक के अंदर भी कवर किया था सेम, अर्बन पुअर क्या होते हैं और रूरल पुअर क्या होते हैं। तो इसमें जो अर्बन पुअर्स होते हैं, जो रूरल पुअर होते हैं, उनके कंपैरिजन उनके पास ज़्यादा होता है, क्योंकि वो एक सिटी में रह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जैसे हम कहते हैं कि बाजार जो जो शहर में रहते हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई है, वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी महंगी हैं, और उसके कंपेरिजन गांव में इतनी ज़्यादा महंगाई होती नहीं है, इतना ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए होता है ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए, जैसे कि नल वगैरह टूट गया है तो गांव के लोग, पहली बात तो उतना ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हैंड पंप जो होता है या फिर ट्यूबवेल होता है उससे लोग पानी घर घर लेके जाते हैं। अभी हो गया है गाँव में, पहले नहीं होता था। लेकिन बाजार में अगर कुछ हो गया है तो एक मैकेनिकल को या फिर जो है उसको बुलाया जाएगा प्रॉपर, तो ये खर्चो जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं वो बाजार में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि वहाँ पे महंगाई बढ़ जाती है। तो ऐसे ही जो अर्बन पुअर क्या है और रूरल पुअर क्या है वो हम इसमें कवर करेंगे। तो उसमें सबसे पहले कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पुअर क्या होते हैं, सबसे पहले हाई रेट ऑफ द इलिटरेसी एंड पुअर हेल्थ होता है, एंड सेकेंड लार्ज फैमिली साइज, कोई फैमिली जैसे कि अभी बोलते हैं कि ज्वाइंट फैमिली अभी इतनी नहीं होती है, पहले गाँव में ज्वाइंट फैमिली बहुत लंबी लंबी होती है, मतलब कि तीन तीन चार चार पीढ़ियाँ एक ही घर में रह रहे हैं, या फिर सात सात आठ आठ भाई बहनों के बच्चे और उनकी बहुएं और उनकी पूरी फैमिली एक घर में रह रही है, तो लार्ज फैमिली होना, हाई इंसिडेंस ऑफ द डिविड ड्यू द इनफॉर्मल लेंडर होना, या फिर लैक ऑफ एसेस ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन होना, मतलब कि क्लीन वाटर ना आना जिस जगह तुम रह रहे हो, या फिर वो तुम अफोर्ड ना कर पाना, और सैनिटेशन सफाई ना होना, गंदगी में रहना, ये सारी चीज़ें आपके पुअर कैरेक्टरिस्टिक होती है कि गरीब की। आपके इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एनडीए में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको पूछा गया है कि द मेजोरिटी ऑफ द पुअर इन इंडिया लिव इन, सबसे ज़्यादा गरीब लोग कहाँ रहते हैं इंडिया में, सबसे ज़्यादा लोग बेसिकली सबसे पहले आपको सोचने की ये ज़रूरत है कि सबसे ज़्यादा लोग इंडिया में कहाँ रहते हैं, तो रूरल एरिया में रहते हैं, विलेज में रहते हैं। तो ऑब्वियसली की बात यही है कि जब सबसे ज़्यादा लोग वहाँ रह रहे हैं तो गरीब भी वहीं रह रहे होंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा रूरल एरिया में। एंड सेकेंड है विच ग्रुप फॉर्म द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द रूरल पुअर्स, इसमें बोला है कि जो ग्रुप्स कौन से होते हैं लार्जेस्ट सेक्शन गरीबों के रूरल एरिया में, तो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, जो वहाँ पे
मतलब कि दूसरों के खेत में जाके काम करते हैं, वहाँ के जो एग्रीकल्चर लेबर है वो सबसे ज़्यादा इसमें गरीब होती है गांव के अंदर। एंड थर्ड आपको पूछा है हाई डिपेंडेंसी रेशियो अमंग द पुअर इज प्राइमरी कॉज वाई। तो आपका ये मेंस का क्वेश्चन है जो कि मेंस में पूछा गया था आई थिंक। उसमें बोला है कि लार्ज फैमिली साइज एंड द लो इनकम ऑफ द अर्निंग मेंबर। ये एक लाइन में पूरा आंसर दे दिया, काफ़ी ये 250 या फिर 300 वर्ड वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं कि पॉवर्टी लाइन क्या होती है और इसको कैसे मेजर किया जाता है। जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था कि एक पॉवर्टी लाइन होती है, तो हम आज इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि पॉवर्टी लाइन क्या होती है और एक पॉवर्टी को कैसे मेजर किया जाता है। तो सबसे पहले आप देखो कि लाइन क्या होती है। एक्सपेंडिचर कट ऑफ द पॉइंट डिटरमाइन द मिनिमम मंथली एक्सपेंडिचर मिनिमम बेसिक्स नीड। एक व्यक्ति की बेसिक नीड क्या है और वो महीने पे कितना कमा रहा है, इस हिसाब से उसकी उसकी गरीबी को नापा जाता है। अभी इसमें बेसिक ऑफ मेजरमेंट इन इंडिया द पॉवर्टी लाइन इज प्राइमरली बेस्ड ऑन मिनिमम कैलोरी एंड द ऑन नॉन फूड एक्सपेंडिचर क्लॉथ फ्यूल एजुकेशन। इंडिया के अंदर जो बेसिक मेजरमेंट होता है पॉवर्टी का वो आपके फूड ग्रेन की जो कैलोरीज हैं उसके हिसाब से देखा जाता है। जैसे हमने पिछले सेशन में देखा था कि रूरल एरिया के अंदर आपको ज़्यादा कैलोरीज चाहिए खाने के लिए और अर्बन के लिए कम चाहिए, बिकॉज वहाँ पे फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है और अर्बन में कम होता है। तो सेम चीज़ आपको इसमें देखे रखिए। इंडिया के अंदर कैलोरी के हिसाब से पॉवर्टी को मेजर किया जाता है, बाय WHO के हिसाब से आपकी पेमेंट के हिसाब से आपको मेजर किया जाता है एक पुअर्स को। तो दोनों में डिफरेंस है। इससे भी ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि WHO के अकॉर्डिंग कैसे मेजर किया जाता है पॉवर्टी को और इंडिया के अकॉर्डिंग पॉवर्टी को कैसे। अब अलग अलग नेशंस अपने हिसाब से भी पॉवर्टी को मेजर करते हैं और WHO है वो एक सबके लिए एक बेसिक एक डेफिनेशन देता है। तो सबकी अलग तरीके होते हैं और एक सबका तरीका होता है। तो जब इसको हमने पिछले क्लास में देखा था कि आपको रूरल एरिया के अंदर 2400 कैलोरीज पर डे चाहिए होता है और अर्बन एरिया के अंदर आपको 2100 कैलोरी पर डे चाहिए होता है। सेम, और इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था, आपको याद हो ND और SSC में पूछा गया था। एंड क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉवर्टी लाइन क्या है। तो इट्स अ फेल टू डिस्कसिंग द बिटवीन अ वेरी पुअर द पुअर। It consider on a private consumption and expenditure, ignore the community facility like a health and public education। तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले आपको पूछा गया है कि इन इंडिया द पॉवर्टी लाइन इज जनरली डिफाइंड ऑन द बेस ऑफ, किस बेसिस पे इंडिया के अंदर पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया जाता है। तो कैलोरीज जस्ट ऊपर हमने इसको कवर किया। एंड सेकंड क्वेश्चन है आपका हु वाज द रिस्पॉन्सिबल सेटिंग द कैलोरी बेस्ड ऑन द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। इसके ऊपर कौन है जिम्मेदार। तो अभी इस क्वेश्चन को मैं अभी आपको बताऊंगी इसका आंसर, बट मैं इससे पहले बताऊं कि इसका आंसर जो है अभी आया है वो 2017 के अंदर। इससे पहले प्लानिंग कमीशन के अंदर 5 ईयर प्लान्स चलते थे तो वो होते थे। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में अगर 5 ईयर प्लान आ जाए और नीति आयोग ना आए तो आपको 5 ईयर प्लान क्लिक करना होगा या फिर प्लानिंग कमीशन करना होगा। अभी आपको इसमें देखे रखा है नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, और इस पर हम एक और सेशन लेके आने वाले हैं जिसमें हम प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं वर्सेस आपके नीति आयोग क्या है, क्या कारण रहे जिससे कि हमें ये दोनों अलग अलग करने पड़े या फिर चेंज करके नीति आयोग को लाना पड़ा, उसको भी हम कवर करेंगे। तो इसका सही आंसर आपका नीति आयोग होगा। अगर नीति आयोग ना होगा इसमें 5 ईयर प्लान होगा तो आपको वो क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, वरना आप सोचो कि इसमें नीति आयोग तो दिया ही नहीं है, ये क्वेश्चन गलत हो गया, ऐसा नहीं होता। उस टाइम पे 5 ईयर प्लान चलते थे, अभी नीति आयोग चल रहा, तो उस तरीके से आपका आंसर चेंज हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपका हेड कोड रेशियो इज अ मेजर यूज द इंस्ट्रूमेंट। ये आपका NDA 2017 में पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका देके रखा द प्रोपोर्शनल ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब आपकी बारी है ऑफिशियली इंस्ट्रूमेंट एंड द एक्सपर्ट कमिटीज। जो गरीबी है उसके ऊपर कुछ तो काम किया गया होगा ना कि किससे इसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, लोगों को एक एवरेज लाइफ दी जाए जिससे कि वो जो उनकी बेसिक नीड्स हैं उनको कंप्लीट कर पाएँ, गरीब ना रहें। तो उन्हीं को हम कवर करेंगे। तो ये बात है 1901 की,
जिसमें दादा भाई नेहरूजी फर्स्ट इंस्टीमेट पॉवर जेल cost of the living minimum diet for the person। सबसे पहले जो दादा भाई नेहरूजी थे जिन्होंने 1901 में इसके ऊपर कुछ वर्क किया था, ये इंडिपेंडेंस से पहले की बात है। देन उसके बाद आज़ादी के बाद कुछ और कमिटीज बनाई जिस जो कि पर्टिकुलर पॉवर्टी पर ही वर्क करती, जैसे कि अलाग कमेटी, लगदवाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, रंग रंग राजन कम्युनिटी, जो कि 2014 में बनी। आप एक टाइम पर पिछली ये 3 कम्युनिटी को याद ना रखें तो इतना नहीं होगा, लेकिन राजरंगन कम्युनिटी है जो 2014 के अंदर बनी है, तो ये एक हाल ही हुई मतलब कि हाल में ही बनी हुई कम्युनिटी, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। ठीक है, इनके जो वर्क थे उनको भी इसमें देख रखा है। अब आते हैं हम अभी मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है। अ नॉन इनकम मेजर दैट द कैप्चर डिप्राइव्ड इन 3 की डायमेंशन, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मल्टी डायमेंशन क्या होता है पॉवर्टी इंडेक्स, तो वही देखिए रखा है कि आपका जो हेल्थ है वो, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है आपका, ये आपका इंडेक्स हो जाता है पॉवर्टी का। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देन जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि जस्ट टॉपिक कवर करेंगे, उससे नीचे ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, तो सेम हम वैसा ही करते जा रहे हैं। आप लास्ट तक बने रहें। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, आप समझ पा रहे होंगे जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ टॉपिक्स को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। विच कम्युनिटी रिकमेंडेड शिफ्टिंग फ्रॉम द कैलोरी वेस्ट पॉवर्टी लाइन, वन इंक्लूड द एजुकेशन एंड हेल्थ एक्सपेंडिचर। ये आपका यूपीएससी प्री में 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपका सुरेश तेंदुलकर कम्युनिटी, इसमें आपका आंसर हो जाएगा। उसमें ऑप्शंस नहीं देके रखे हैं, डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, गलती हो गई है, बट नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे इसमें। हु गिव द फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ द पॉवर्टी इन इंडिया, ये आपका एसएससी सीजीएल 2016 के अंदर पूछा गया है, तो आपका यस अभी हमने इसको देखा कि किसने किया फर्स्ट टाइम, दादा भाई नेहरू जी ने 1901 में किया था। मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड OPHI, ये इसके द्वारा, ये CDS 2019 में पूछा गया है आपका। एंड आती है मेजर कॉज ऑफ द पॉवर्टी ऑफ इंडिया क्या है। इंडिया के अंदर ऐसे क्या कॉजेस रहे मेजर जिससे कि पॉवर्टी हुई, तो लो रेट ऑफ द ग्रोथ होना, पॉवर्टी एक्सप्लॉयशन होना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स, जो इंडिया के पास रिसोर्स हैं उनको अच्छे से यूज़ ना कर पाना, हाई इन्फ्लेशन होना, या फिर जैसे कि आपका फर्स्ट पॉइंट है ये लो रेट ऑफ ग्रोथ। ये क्या है, हिस्टोरिकली जो हमारे साथ हुआ उसके बाद हम निकले तो टाइम लग गया, तो इस वजह से हमारे जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गई, इसलिए हमारा ये पहला पॉइंट बन जाता है लो रेट ऑफ द ग्रोथ हो जाना। एंड पॉपुलेशन एक्सप्लॉयशन क्या है, तो आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाना और जो रिसोर्स हैं उनका ढंग से यूज़ ना कर पाना, एम्प्लॉयमेंट कम होना, तो ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया। और अनइक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा मैंने आपको बताया कि इनकम वगैरह ये सारी चीज़ें मेल फीमेल में डिफरेंस करना, तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। ऐसे ही आपका हाई इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई बढ़ना, ठीक है। विस्कस सर्कल ऑफ द पॉवर्टी, एक लूप होल में फंसते जाना सर्कल में, गरीबी में, उससे निकलने के लिए उन्हें कोई अवेयरनेस नहीं दी जा रही है, उन्हें कोई एजुकेशन नहीं दी जा रही है जिससे कि वो इस लूप होल से बाहर निकल पाए, तो आपका ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं आपके फिर जस्ट उसके नीचे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपका पहला क्वेश्चन है विच फैक्टर इज कंसिडर द मेन कॉज ऑफ द पॉवर्टी इन इंडिया, ये आपका SSC CGL में पूछा गया 2015 के अंदर, तो आपका इसका आंसर सही हो जाएगा पॉपुलेशन प्रेशर, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्सेज होना। एंड थर्ड इज फेल्योर ऑफ द लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, प्राइमरी कंट्रीब्यूशन पॉवर्टी, तो आपका मेंटेनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप होना। एंड थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसका आप आंसर लिखा है वरना मैं आपको बोलती कि ये कमेंट सेक्शन में बताएं। हाई इन्फ्लेशन अफेक्ट द पुअर डिसप्रोपोर्शनली बिकॉज, तो आपका ये
they spend a larger population, they spend a larger proportional of their income basic of the necessity food होना। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। एंड अब बारी आपकी गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन क्या थी। 2000 प्री में पूछा गया है ये। एंड आपके दो जो गवर्नमेंट स्ट्रेटजी है वो क्या है, तो पहले नंबर पे आ जाती है ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच लेना गवर्नमेंट का, एंड स्पेसिफिक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाना गवर्नमेंट के थ्रू, एंड मिनिमम बेसिस देना कोई भी गरीब को। जैसे कि हमने देखा मनरेगा चलता है, उसमें 100 दिन का एक व्यक्ति को लेबर वर्क का कहा जाता है कि हम तुम्हें 100 दिन का काम जरूर देंगे। तो ऐसे ही पॉवर्टी मिनिमम बेसिस देना। एंड हम आते हैं अब इसके जो इंटीग्रेशन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, एंड जवाहर रोजगार योजना क्या थी 1989 पे, एम्प्लॉयमेंट इंश्योर द स्कीम क्या थी ये 1993। ये आपको इनकी जो डेट है वो लर्न रखनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम ओरिएंटेड। इसमें आपको दिखा रहेगा फोकस ऑन प्रोवाइडिंग द सफिशिएंट बैंक क्रेडिट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होना, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम होना, या फिर 100 डेज का वेज देना, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल देके बताया था सेम। देन आपके इससे नीचे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो फिर से प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो देके रखे हैं। द टिकल डाउन द इफेक्ट ऑफ द टर्म एश्योर्ड अप्रो पॉवर्टी एलिवेशन क्या है, 2017 के अंदर CDS में पूछा गया है। तो ग्रोथ ओरिएंटेड होना। विच प्रोग्राम वॉज इंट्रोड्यूस 1980 फॉर प्रमोटिंग सेल्फ रूरल पुअर, ये आपका SSC में पूछा गया है 2014 के अंदर। तो ये आपका IRDP इसका आंसर हो जाए, इंटीग्रेशन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंड थर्ड आपका NDA में पूछा गया है, ये पूछा गया है कि प्राइमरी फैक्टर फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिंग इंस्ट्रूमेंट कम्युनिटी सब्सिडी प्राइस होना। एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम क्या क्या चलाए गए, तो मनरेगा, PMGSY योजना, एंड प्रधानमंत्री जन धन योजना और SGSY। ये सारी जो योजनाएं आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इन्हें अपनी टेबल के सामने लिख के चिपका लें जो नोट्स होते हैं उनमें, क्योंकि ये जो योजना है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इनकी जो ये वाली योजनाएं कब आई थी वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है। हमने पिछली क्लास में भी कवर करके रखी हैं सेम, देख पा रहे हो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमने ये पहले भी कवर किए हैं सेम क्वेश्चंस। अब आते हैं पूरे चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या कवर किया। तो सक्सेस, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड क्या है पूरे। तो आपको नीड ऑफ द सप्लीमेंट पॉवर्टी अलायंस प्रोग्राम दैट प्रमोट द पर्टिकुलर पुअर एंड द फोकस ऑन वुमेन हेल्थ एजुकेशन जनरल। अभी हमने इसके अंदर क्या होता है पॉवर्टी, इंडिपेंडेंस से पहले क्या था, इंडिपेंडेंस के बाद क्या रहा पॉवर्टी, गवर्नमेंट क्या चैलेंजेस लेती है पॉवर्टी के लिए, गवर्नमेंट क्या स्कीम चलाती है, गवर्नमेंट क्या क्या वर्क कर रही है पॉवर्टी के लिए एट अभी प्रेजेंट टाइम पर भी हमने इसमें सारी चीज़ें कवर की। एंड इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपका NDA में पूछा गया है एंड UPSC में पूछा गया है मेंस के अंदर। तो आपका ये ND वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसका आंसर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंडिंग द कैपेसिटी ऑफ द पुअर। एंड अभी हमने ये सारे जो भी इस चैप्टर के अंदर पॉवर्टी थी, क्या होती है पॉवर्टी, कैसे होती है, क्या WHO के थ्रू क्या है, इंडिया के थ्रू क्या है, इस पर क्या वर्क कर सकते हैं, हमने सारी चीज़ें इसमें कवर की। ठीक है, अभी आप इस सेशन के एंड तक रहे तो उसके लिए मैं थैंक यू बोलूँगी आप सभी को। एंड हम बैक टू बैक सारे सेशंस लेकर आ रहे हैं। इससे पहले जो सेशंस कवर कर चुकी हूँ मैं क्लास 9th और 10th के NCERT में, इनफैक्ट इस बुक के भी पिछले चैप्टर्स हैं, उन सभी की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। एंड आपका एक सेशन और आने वाला है जो कि प्लानिंग कमीशन नीति आयोग के ऊपर आने वाला, और ऑल इंडिया जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसके ऊपर आने वाला है। तो मिलते हैं हम अगले सेशन में क्लास 11th की इकोनॉमी NCERT पार्ट 5 में, जिसमें हम चैप्टर 5 को कवर करेंगे। एंड जय हिंद।